ये कहानी है नाइकी कंपनी की कि आखिर कैसे नाइकी कंपनी 0 रुपए से स्टार्ट होकर आज बिलियन डॉलर की कंपनी है। एक्चुअली ये कहानी नहीं, रियलिटी है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये रियलिटी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिल नाइट, वैसे मैं आपको बता दूं ये बंदा वही है जो आज नाइकी कंपनी के फाउंडर है, मतलब यही है जो मेन कैरेक्टर है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन ने फिल का इंटरेस्ट रनिंग में तो जगा दिया और फिर उनकी जानकारी होती है बिल बामन से, जो कि ओलंपिक एथलीट्स के ट्रेनर थे और वो बेहद ही ज्यादा एक्सपीरियंस ट्रेनर थे। बिल बामन भी इस स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर ही होने वाले हैं, तो उनको भी आप याद रखना। फिल 24 साल की उम्र तक रनिंग को सीखते हैं और रनिंग के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि अब वो रनिंग के अंदर फ्यूचर नहीं बना सकते हैं। ये सब सोच सोच के उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है और ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं और कुछ सालों के बाद उनका बिजनेस का कीड़ा जागने लगता है और अब वो बिजनेस के अंदर एक ऐसी चीज को नोटिस करते हैं जो उन्हें आगे जाके करोड़ों रुपए कमाकर देने वाली है। वो देखते हैं कि एडिडास और पूमा, ये दोनों जर्मन शूज कंपनी पूरे शूज मार्केट को कैप्चर करके रखे हुए हैं। लेकिन साथ ही वो एक और चीज नोटिस करते हैं कि जहां पे पहले लोगों को जर्मनी के कैमरास पसंद आते थे, वही मार्केट में जैसे निकॉन और कैनन यानी कि जापानीज कैमरा कंपनी की एंट्री होती है, वहीं लोगों को अब जापानीज कैमरा ज्यादा पसंद आते हैं। यानी सिंपल वे में उन जापानीज कैमरा कंपनी ने उन जर्मन कैमरा कंपनीज को रिप्लेस कर दिया था और अब वो सोचते हैं कि क्या कोई जापानीज शूज कंपनी इन दोनों शूज कंपनीज को भी जो जर्मन की है उनको रिप्लेस कर सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो क्यों ना किसी जापानीज शूज कंपनी को अमेरिका में लाया जाए और उसका प्रॉफिट कमाया जाए। अब ये आइडिया आते ही फिल ने न तो इधर देखा न उधर, सीधा चल दिए भैया जापान, एक ऐसी कंपनी को ढूंढने के लिए जिसके शूज बेहतरीन तो हो ही, साथ ही साथ वो कंपनी उनके साथ डील भी क्रैक करने के लिए राजी हो जाए फिल के थ्रू अमेरिका में शूज डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि आखिर कौन सी कंपनी फिल के साथ डील क्रैक करेगी, क्योंकि देखा जाए तो फिल उस समय केवल एक कॉलेज पास आउट लड़का था जिसका ना तो पहले कोई बिजनेस में एक्सपीरियंस था और ना ही खुद का कोई बिजनेस, सिर्फ था तो था बिजनेस के अंदर थोड़ी बहुत नॉलेज। मन के अंदर इस डर को और दिमाग के अंदर बिजनेस की नॉलेज को लेकर वो चल देते हैं जापान। जापान जाने के बाद उन्हें एक शूज काफी ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि वो शूज सस्ते होने के साथ साथ बेहतरीन भी थे। वो शूज का ब्रांड था टाइगर और वो कंपनी जो शूज को बनाया करती थी उस कंपनी का नाम था ओनित्सुका। और फिर उस कंपनी के ओनर को फोन करके सारी बात बताते हैं कि मैं एक अमेरिकन डीलर हूँ जो आपकी शूज को अमेरिकन मार्केट में सेल करना चाहता हूँ, और उनसे ये सब बातें कहकर एक मीटिंग अपॉइंट कर लेते हैं। अब इस तरफ फिल काफी ज्यादा नर्वस और डरे हुए थे और दूसरी तरफ उस कंपनी के ओनर इसे एक अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे थे कि अमेरिका में उनके शूज सेल किए जाएंगे। और फिल मीटिंग के अंदर पहुंचते हैं और यहाँ पे अपनी बिजनेस की नॉलेज को यूज करके एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन देते हैं। इस प्रेजेंटेशन को देखते ही जापानीज बिजनेसमैन सोचने लगते हैं कि भैया ये तो कोई बड़ा बिजनेसमैन है, और वो काफी ज्यादा इनसे इंप्रेस हो जाते हैं। फिल से इंप्रेस होकर जापानीज बिजनेसमैन एक बहुत ही ज्यादा कॉमन सवाल पूछते हैं कि आखिर आपकी कंपनी का नाम क्या है। अब ये सवाल सुनते ही फिल काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि फिल की कोई कंपनी ही नहीं थी तो नाम कहां से होगा। अब अचानक से फिल के दिमाग में ब्लू रिबन्स छाने लगे। अब जो दिमाग में वही जुबान पे उन्होंने कह दिया कि मेरी कंपनी का नाम ब्लू रिबन स्पोर्ट्स है। ये नाम आते ही फिल के अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और मीटिंग काफी ज्यादा सक्सेसफुल होती है। साथ ही फिल उस कंपनी के 12 शूज के पेयर अपने घर अमेरिका ऑर्डर भी करवाते हैं। उसके लिए वो 4000 रुपए पे भी करते हैं। अब फिल अपने घर अमेरिका काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर पहुंचते हैं। अब अमेरिका जाने के बाद काफी ज्यादा दिन बीत जाते हैं। एग्जैक्टली 4 महीने बीतने के बाद अब फिल को लगने लगता है कि उनके साथ एक स्कैम हुआ है, उनके साथ 4000 रुपए का एक स्कैम हो गया। अब इन्हीं सबको कंफर्म करने के लिए फिल उस कंपनी को लेटर लिखते हैं जिसके जवाब में वो कंपनी भेजती है कि आपके शूज के पेयर कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। और ऐसा ही होता है, कुछ दिनों बाद उनके घर पे वो शूज के पेयर डिलीवर हो जाते हैं। अभी सैंपल घर पे आते ही फिल इनको बामन को दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। वैसे मैंने कहा था बामन एक मेन कैरेक्टर होने वाले हैं, तो आपने याद रखा होगा, अरे वही ओलंपिक के एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर, रनिंग एथलीट्स के ओलंपिक कोच होने के कारण बामन को शूज के अंदर भी काफी अच्छी नॉलेज होती है और फॉर्चुनेटली वो ये शूज देखते ही काफी ज्यादा पसंद करने लगते हैं और तो और उनके बिजनेस के अंदर वो $500 की इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। अब फिल इन रुपयों से जापान से और भी ज्यादा शूज के पेयर मंगवाते हैं। अराउंड 300 पेयर्स ऑफ शूज जापान के अमेरिका लाए जाते हैं। बामन और फिल दोनों मिलकर ये शूज बेचते हैं। फिल की कार की डिग्गी के अंदर ये लोग घर घर जाकर शूज को बेचा करते थे। शूज की क्वालिटी तो अच्छी थी ही, साथ ही ये लोग बामन की जानकारी के कारण 3 महीने के अंदर ही 300 पेयर्स ऑफ शूज को सेल कर देते हैं। अब बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट हो रहा था फिल उनको दोबारा बिजनेस के अंदर ही इन्वेस्ट किए जा रहे थे।
और जापान से और भी ज्यादा शूज के पेयर अमेरिका लाए गए। अब फिल का इस बिजनेस के अंदर काफी अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा था। फिल ने जो सोचा था कि क्या जापान के शूज अमेरिका में चलेंगे, वो सही साबित हुआ। धीरे धीरे करके अमेरिका के अंदर ये शूज डोमिनेट करने लगे और लोगों को ये शूज काफी ज्यादा पसंद आने लगे, जिस कारण फिल को काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होने लगा था। लेकिन साथ ही ओनित्सुका कंपनी के साथ उनके रिलेशंस अब बिगड़ते चले जा रहे थे, क्योंकि जहां डिमांड थी वहां ओनित्सुका उनकी डिमांड को पूरा कर ही नहीं पा रहे थे। क्योंकि ओनित्सुका एक जापानीज कंपनी थी और जापानीज कंपनी होने के नाते वो लोग पहले जापान के कस्टमर को सेटिस्फाई किया करते थे और फिर बचे कुचे शूज के पेयर अमेरिका सेंड करते थे, जिससे फिल का बिजनेस में लॉस भी हुआ करता था। और फिल का इस कंपनी के साथ काफी ज्यादा रिलेशंस खराब होने लगे थे। अब फिल का इस कंपनी से विश्वास उठ गया और अब उन्होंने ये कंपनी के साथ काम करना छोड़ दिया। लेकिन उन्हें अमेरिकन शू मार्केट के बारे में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ और उन्हें पता चल गया कि अमेरिकन मार्केट के अंदर कितना पोटेंशियल है। और अब वो बामन के साथ मिलकर अपनी एक शूज कंपनी खोलना चाहते थे। अब बामन के साथ ही साथ उनके साथ एक जेफ जॉनसन नाम का बंदा भी जुड़ा, जो एक फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह उनके साथ काम किया करता था। अब वो शूज भी बनाना जानते थे, शूज के बारे में एक्सपीरियंस भी था, अमेरिकन मार्केट का पोटेंशियल भी उन्हें समझ में आ चुका था। अब जरूरत थी तो एक कंपनी बनाने की। अब उन्होंने कंपनी भी बना ली, लेकिन अब सोचना था उसका नाम। जेफ जॉनसन जो उस कंपनी का फुल टाइम पहला एम्प्लॉय था, उन्होंने उस नाम को सजेस्ट किया और वो नाम था नाइकी। और वो नेम को सजेस्ट करते हुए कहते हैं कि ये नाइकी का मतलब होता है विक्ट्री। और अब फिल को थोड़ा बहुत सेंसिबल लगने लगा था, क्योंकि रनिंग शूज और विक्ट्री इसका मतलब थोड़ा सेंस बनता है। कंपनी का नाम नाइकी रखा गया और अब कंपनी के लोगो के लिए एक लोगो डिजाइनर को हायर किया गया, जिसको $35 पे किए गए इस लोगो के लिए। अब कंपनी बन के पूरी रेडी थी। अब उन्होंने शूज को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। बिजनेस के अंदर इतने एक्सपीरियंस के बाद उनकी कंपनी शुरू होते ही चल पड़ी। तो दोस्तों, ऐसे हुआ था नाइकी का जन्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता, एक सेकंड में ये सब नहीं बोलता, इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को मेहनत बहुत लगी है बनाने में। ये वीडियो की स्क्रिप्टिंग भी मैंने करी थी, रिसर्च भी मैंने करी है, एडिटिंग भी मैंने करी है। और अगर फिर भी आपको इस वीडियो के अंदर कोई गलती मिलती है, मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूँ और प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में गाली तो मत ही लिखना यार कोई, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाने के बाद कोई गाली पढ़ू कमेंट में तो मजा नहीं आता। मजा तो छोड़ो, रात को नींद ही नहीं आती।